चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा रोज़ अपना मजाक उड़वा रहे हैं और अपने फ़ैसलों को जस्टिफाई करने के लिए बहुत ही भोंडी तजावीज़ दे रहे हैं। कभी वो लोगों को कहते हैं कि मैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट हूँ, और जब लोग पूछते हैं कि जी सर आप ज़रा थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दें कि आप किस तरह से एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, वेंट टू द सिचुएशन के अगर कोई जो फ़ौजी है वो रिटायर हो चुका हुआ है या फौत हो चुका हुआ है तो मैं उनके बहुत ज़्यादा जो है वो एंटी हूँ। अदालत में बैठे हुए हैं, जज का कोई भी इन्फ्लुएंस किसी भी तरह से ज़ाहिर नहीं होना चाहिए कि वो किस तरफ उनका जो नैरेटिव है वो टिल्ट कर रहा है। उनको अकॉर्डिंग टू द केस सिर्फ वहाँ पर ही उसी के ऊपर फोकस रख कर फैसले करने होते हैं। देखें तो एक तरफ ये लगता है कि कोई बेटा अपने बाप का बदला लेने के लिए आया है। वो पाकिस्तान की आला अदलिया में बैठ कर कहते हैं कि मेरे बाप को भी जनरल अयूब ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया था क्योंकि मेरे बाप ने पाकिस्तान बनाने में हिस्सा डाला था। तो ये जज तो अपनी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो कर चुके हुए हैं। ज़ीरो भी छोटा लफ्ज़ है क्योंकि वो अपनी बायसनेस इतनी ब्लंटली ओपनली दिखा रहे हैं कि कोई भी और दुनिया का मुल्क होता तो ऐसे जज को एक सेकंड से पहले डिसमिस कर दिया जाता। और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जो है मुनाफिक जो है वो काफिर से भी ज़्यादा बदतर होता है, क्योंकि काफिर जो है वो मुनकिर होता है और मुनाफिक होता है उसको पता होता है कि सच और गलत क्या है, जिसके बावजूद वो गलत का साथ देता है। और फिर साथ ही वो कहते हैं कि अगर कोई शख्स झूठा हो तो आप उसको इतनी ज़्यादा सज़ा तो नहीं दे सकते। तो मतलब अरे झूठे को उसने अगर अपने गुनाहों का माफ़ी मांग ली है तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। कातिलों को और करप्ट लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त हो सकती है तो एक झूठे को क्यों नहीं हो सकती। ऑनेस्टली काजी साहब आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। ऑनेस्टली एक तरफ आप कहते हैं कि मुनाफिक जो है वो काफिर से भी बदतर होता है, ठीक है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं झूठे को भी थोड़ा सा स्पेस तो देनी चाहिए, वो झूठा ही तो है, कातिल थोड़ा ही ना है कि जो आप उसको ताहिया जो है वो नाहिल कर दें। तो ये काजी साहब आप मुझे ये बताएं आपने इस्लाम कैसे पढ़ा हुआ है। मुनाफिक झूठे को ही कहा जाता है, मुनाफिक उसी को कहा जाता है जिसको सच पता होता है और वो फिर भी झूठ बोलता है, हकायक को छुपाता है और वक्त के मुताबिक अपने आप को सिचुएशन से आइसोलेट कर लेता है, एक राइट चीज़ के लिए खड़ा नहीं होता, हिपोक्रेसी दिखाता है, सामने आके कुछ और होता है, पीठ पीछे कुछ और होता है। जो चीज़ों का पता होता है उसको मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शंस दे के उस चीज़ से सिचुएशन से निकलने की कोशिश करता है। तो आपने तो हमारे इस्लाम का चेहरा ही बिगाड़ने की कोशिश कर दी। इस्लाम में झूठे पर लानत भेजी गई है और आप कह रहे हैं क्या हुआ, एक झूठा ही तो है शख्स, अब उसको हम ताहियात नाहिल तो नहीं कह सकते। मुझे ऐसे लगता है काजी फायज़ ईसा नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट कम और उनको ह्यूमिलिएट और मेलाइन ज़्यादा कर रहे हैं, ऐसे अलकाबात से उनको जोड़ के कि वो झूठे थे तो क्या हुआ, क्या हुआ अगर नवाज शरीफ झूठा है तो काफिर थोड़ी ना है, मुनाफिक है, झूठा है, कातिल थोड़ी ना है कि जो हम इसको ताहिया नाहल कर दें। तो काजी फायज़ ईसा साहब आप ब्लंटली लग रहा है कि आप जो है ना वो बहुत ज़्यादा बायस है। इस वक्त जो है ना वो लाहौर सर्दियों के मौसम में भी काफ़ी गर्म हुआ है क्योंकि पाकिस्तान के तमाम हैवी वेट जो लोग हैं वो इस वक्त लाहौर में बैठे हुए हैं और जरदारी साहब की और शहबाज शरीफ साहब की भी मुलाकात होने जा रही है। और मियाँ साहब को कौन ये पैगाम देगा कि मियाँ साहब आपकी नाहली इसी सूरत में ख़त्म होगी अगर आप अपने आप को ये एक्सेप्ट कर लें कि आप चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहे। अब मियाँ साहब आपने ऑब्वियसली 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं और आपको कोई इस तरह से झटक के साइड पे भी नहीं करना चाहते और आपको चाहते हैं ग्रेसफुली आपको बता दिया जाए, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए कि आप प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नहीं हैं, आप मान जाएँ। मियाँ साहब आपकी बेटी का फ्यूचर पड़ा हुआ है, इतना लंबा फ्यूचर है, अभी तो आप बूढ़े हो गए हैं मियाँ साहब, बाकी सियासतदान भी बूढ़े हैं कि क्यों अपनी बेटी के रास्ते में रोड़ियाँ अटका रहे हैं। और आप माशाल्लाह 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन गए, घर बैठे हैं आप सुकून से, हर केसेस से आप बरी हो गए हैं, नाहलियत से भी अहल हो जाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर तो वैसे भी आपने नहीं बनना, आप अगर इलेक्शन में खड़े भी हो गए तो भी आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। तो एक्सेप्टेबिलिटी तो पहले ही कर लें, मैं तो बहुत पहले कहा था मियाँ साहब एक्सेप्ट कर लें कि आपने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना और बल्कि खुद ही विड्रॉ कर लें, आप बड़ापन का मुजाहरा दिखाएं और आप कहें कि जी मैंने बन लिया पाकिस्तान की 3 दफ़ा, अब मेरी पार्टी में से कोई और कैंडिडेट हो सकता है। और वैसे भी मियाँ साहब आपकी पार्टी के अंदर इतनी कन्फ्यूजन है
कि अभी तक आप लोगों ने अपने जो नॉमिनीज़ हैं उनके नाम ही जारी नहीं किए। अभी तक तो आपके अपने ही पार्टी के इंटरनल इतने सारे मसले हैं मियाँ साहब, और अगर बलूचिस्तान में देखें आपके टिकट लेने वाले आपकी टिकट छोड़ के जा रहे हैं और कह रहे हैं हमें नून लीग की टिकट नहीं चाहिए। मियाँ साहब हवाएं बदल चुकी हुई हैं। मैंने तो आपको बहुत पहले कहा था मियाँ साहब, तोतिया मन तोतिया उस गली ना जा, उस गली दे लोग बड़े मियाँ साहब वो आपको पकड़ लेंगे। और उन्होंने इस दफ़ा आपके ऊपर वो जाल फेंका है कि मियाँ साहब आप अहल भी हो जाएंगे, आप सारे केसेस से भी बरी हो जाएंगे, लेकिन आप वज़ीर आज़म नहीं बन पाएंगे। तो मियाँ साहब कैसा महसूस करेंगे आप पार्लियामेंट में बैठ के एज ए MNA, या अगर बैठ गए तो अगर बैठ गए तो मियाँ साहब कैसा फील करेंगे? आप ऑपोजिशन करेंगे और फिर आप बीमार भी हैं मियाँ साहब। अगर हो जाती है तो आप सुकून से पाकिस्तान में जैसे चाहे आएंगे, जैसे चाहे जाएंगे, अपनी पार्टी को लीड कर सकेंगे, पार्टी पर होल्ड भी रहेगा। और आपकी पार्टी में जो बाकी लोग, आपको पता है मियाँ साहब, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आप बेशक तस्वीर के सामने आकर ना आप लोग कह रहे हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन आप लोगों के बीच में क्या चल रहा है आप हमसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। जो हैं वो किसी मीटिंग में बैठे हुए थे और वहाँ पर और भी बहुत अहम शख्सियात बैठी हुई थी, और वहाँ पर जब जिक्र हुआ कि आपको जो है अदलिया में बुलाया जा रहा है, आपके खिलाफ नोटिस निकाले जा रहे हैं, तो उनको कहना था कि अगर मुझे कोई भी शख्स या कोई भी इदारा जो है वो सज़ा दे सकता है तो वो है मेरा अपना इदारा। अगर मैंने अपने हल्फ की पासदारी नहीं की थी, अगर मैंने अपने ऑफिसर्स के जो है अपने हाई कमांड के अहकामात नहीं माने थे, तो मेरा इदारा मुझे कॉल कर सकता है और मेरा कोर्ट मार्शल कर सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो मुझे बुलाएं, जो सज़ा देंगे मुझे सज़ा कबूल होगी। लेकिन सिविलियन जो है वो मुझे बुलाकर कोई भी सज़ा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मैंने कुछ गलत किया नहीं है। और जो कुछ भी मैंने उस वक्त किया था वो मैंने उस वक्त की हुकूमत और अपने ऑफिसर्स के कहने से किया था। और उस चीज़ को कि फैज़ाबाद धरने के अंदर शाहिद खाकान अब्बासी साहब हर चीज़ को ओन कर चुके हुए हैं। बाय द वे उन्होंने कहा था कि हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप जाके ये जो है ये सिचुएशन को काम डाउन करें और जो कुछ भी मुज़ाकरात करने हैं वो आप लोग करें। तो वो जनरल फैज़ के, जिनकी ख्वाहिश है कि जनरल फैज़ को मलाइन किया जा सकता है या जनरल फैज़ को कटहरे में बुलाकर हम सवाल करेंगे, तो ऐसी किसी की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, ना ही अदारा इस चीज़ के लिए अलाउ करेगा। क्योंकि अगर आपने जनरल फैज़ को कटहरे में लाना है, किसी भी जो आप लोगों को लगता है सिविलियंस को, तो उसके लिए आपको जनरल फैज़ के साथ जनरल बाजवा को भी जो है कटहरे में लाना पड़ेगा और जनरल फैज़ को आके कहना पड़ेगा कि मैं उस वक्त के मुताबिक जब मैं आर्मी चीफ था तो जनरल फैज़ ने मेरे इन ऑर्डर्स को ओबे नहीं किया था। तो फिर उनके ऊपर भी सवाल होगा कि अगर उन्होंने ऑर्डर ओबे नहीं किया था तो आपने उन्हीं को उसी वक्त ही डिसमिस कर देते। तो खैर ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इतना इजी पीजी लेमन स्क्वीजी है नहीं जितने हमारे लोग समझकर बैठे हुए हैं। मुझे फिलहाल कोई भी ऐसा माइका लाल नज़र नहीं आ रहा जो इस घंटे को बिल्ले के गले में डाल सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है गौहर साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद फिर शेर अफजल मरवत साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके शेर अफजल मरवत साहब ने जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ऊपर अदम एतमाद का जो है वो इजहार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम ऐसे जज के सामने पेश नहीं होंगे जो बायस हो, जो हमारी बात ना सुनता हो, जो हमारा मजाक उड़ाता हो, तो ऐसे जज के सामने खड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग टू मी बिल्कुल ठीक किया है शेर अफजल मरवत साहब ने ये कह के कि ऐसे चीफ जस्टिस के सामने पेश होने का क्या फ़ायदा जो आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो, जो पहले ही अपना माइंड बना चुका हो कि उसने सामने वाले की बात नहीं सुननी है, उसने एक साइड को इंसाफ देना है और दूसरे साइड की किसी भी बात को सुनना नहीं है। माजी में PMLN ने बाइकआउट किया है मुख्तलिफ जजेस का, पीपल्स पार्टी ने भी बाइकआउट किया है। तो मतलब ये कोई नया रिवाज नहीं है कि किसी ने अगर बाइकआउट कर दिया है तो वो कोई बहुत ही ज़्यादा जो है प्रॉब्लम हो जाएगी। और दूसरा, इमरान खान साहब से मंसूब कुछ स्टिकर्स चलाए गए हैं टीवी के ऊपर और ये कह के चलाए गए कि उन्होंने कहा कि मैंने इन तमाम लोगों के जो है ना वो चेहरे पढ़ लिए हैं और अगर अभी भी इन लोगों ने बाज नहीं आए तो मैं जब भी मैं बाहर आऊँगा, जब भी मेरी हुकूमत आएगी तो मैं इन लोगों के ख़िलाफ़ आर्टिकल जो है वो 6 का लागू करूँगा और इन लोगों को कटहरे में खड़ा करूँगा। जानबूझ के इमरान खान के नाम से ऐसी चीज़ें फैलाई जा रही हैं। एक अननोन किस्म का आर्टिकल भी इमरान खान साहब के नाम से प्रिंट हो गया है। PTI उसको ओन भी कर रही है और नहीं भी कर रही है, क्योंकि इमरान
इमरान खान साहब इस वक्त मीडिया को फेस नहीं कर रहे हैं, मीडिया के साथ उनका इंटरेक्शन नहीं है और लिमिटेड सा जो एक्सेस है वो वकला का है, और वकला जो आते हैं बाहर वो बताते हैं और वो भी डिफरेंट किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो लोग जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इस कंफ्यूजन में पीटीआई को नुकसान ज़्यादा हो रहा है और फ़ायदा कम हो रहा है। तो बेहतर है कि इमरान खान साहब जो है कोई अपना एक तर्जुमान मुकर्रर कर दें कि जो वो बाहर आएँ और वही उनसे रिलेटेड कोई भी जो है प्रेस रिलीज जारी करें या उनकी जो स्टेटमेंट है तो बेहतर होगा, वरना जो है हर कोई अपना अपना राग अलाप रहा है और इस तरह से कंफ्यूजन ज़्यादा फैल रही है। और अब सोर्सेज ने ये भी कंफर्म किया है कि बाबर अवान बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के लिए उनके तमाम केसेस को हैंडल करेंगे। बाबर अवान उनके तमाम केसेस की पैरवी हर अदालत के अंदर करेंगे। इसका जो रिजल्ट है इसकी जो अनाउंसमेंट है वो माई बी टमोरो और या आफ्टर टमोरो इन्हीं दिनों में वो इशू हो जाएगी कि बाबर अवान जो है वो बानी तहरीक इंसाफ के तमाम केसेस, तो हो सकता है कि पीटीआई के भी केसेस को वही डील करें। फिलहाल तहरीक इंसाफ के जो बानी है इमरान खान साहब उनके केसेस को तो वो डील करेंगे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।